सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन। इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी। वैल्यूएशन से क्या मतलब है? यानी कि एक ऐसी विधि या ऐसी टेक्निक या कह लीजिए ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी भी संपत्ति का वर्तमान मूल्य आकलित किया जाता हो या निर्धारित किया जा सकता हो, उस प्रक्रिया को कह लीजिए, उस टेक्निक को, उस विधि को हम वैल्यूएशन कहते हैं। यानी वैल्यूएशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी भी संपत्ति का वर्तमान मूल्य निर्धारित करते हैं या आकलित करते हैं। अब इसमें संपत्ति क्या हो सकती है? जैसे संपत्ति के रूप में कोई भूमि हो। अब भूमि कृषि रूप में भी इस्तेमाल होती है, औद्योगिक क्षेत्र की हो या आवासीय हो, तो एक भूमि को भी हम संपत्ति कह सकते हैं। अगर उस पर निर्माण हो चुका है यानी भवन है, तो भवन को संपत्ति रूप में मान सकते हैं। भवन हमारा सार्वजनिक हो सकता है, आवासीय हो सकता है, औद्योगिक हो सकता है। यानी इस प्रकार से कोई भी संपत्ति के रूप में हो सकती है। कोई फैक्ट्री हो सकती है, तो इनको हम संपत्तियां मानेंगे। मैकेनिकल के हिसाब से ले तो कोई मशीनरी इत्यादि भी हो सकती है। यानी जो भी हमारी संपत्ति है उसके वर्तमान मूल्य ज्ञात करने की जो टेक्निक है, जो प्रक्रिया है, वो हमारी वैल्यूएशन कहलाती है। तो इसमें दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, एक वैल्यू और दूसरी कॉस्ट। वैल्यू से क्या मतलब है? यानी वैल्यू का मतलब हो गया किसी संपत्ति का वर्तमान मूल्य, उसको हम वैल्यू कहेंगे। दूसरा है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है किसी भी संपत्ति को तैयार करने में जो वास्तविक व्यय हुआ है, वास्तविक खर्चा आया है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है। जो वास्तविक लागत है वो कभी चेंज नहीं होती, लेकिन जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो डिपेंड करती है जो हमारा बाजार मूल्य है और जो उस समय की परिस्थितियां, उसके अनुसार ये बदलती रहती है या बदल सकती है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला आता है पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हम करते क्यों हैं? तो पर्पज ऑफ वैल्यूएशन में सबसे पहले मान लीजिए कि क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, यानी जब हम किसी भी संपत्ति को खरीदते हैं अथवा बेचते हैं, तो उस समय उस संपत्ति की क्या वैल्यू है, क्या वर्तमान मूल्य है, ये ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी संपत्ति को खरीदना चाहते हो अथवा बेचना चाहते हो, तो हम उसका मूल्यांकन अवश्य करते हैं। तो पहला उद्देश्य इसका ये हो गया। दूसरा, हम अगर किसी भी संपत्ति को बंधक के रूप में रखना चाहें, यानी हमको अगर मान लीजिए कुछ धनराशि की आवश्यकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो ऋण उपलब्ध कराता है, तो खाली कह देने से कि हमको इतना रुपया चाहिए है, तो कोई भी आपको नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपको उसके पास में कोई चीज गिरवी रखनी होती है। उस रखनी जो गिरवी रखी संपत्ति है, उसकी जो वैल्यू है, वो जो हम ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त कर रहे हैं उससे अधिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप किसी भी सुनार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं भाई हमारे पास ये सोने के जेवर हैं, हम इसको गिरवी रख करके कुछ ऋण लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेगा सुनार कि उसका वजन करेगा और आज का जो रेट होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकालेगा। वैल्यू निकालने के बाद मान लीजिए उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए आ जाती है, तो वो आपको ऋण के रूप में कभी 1 लाख रुपए नहीं देगा, उससे कम धनराशि आपको ऋण के रूप में देगा। अब ये ऋण आप अगर बैंक से ले रहे हो तो ये प्रक्रिया बैंक अपनाएगी। अगर जहां से भी आप ले रहे हैं, जो भी लोन देने वाली हमारी कंपनियां हैं,
तो वो भी ऋण देने से पहले जिस संपत्ति को आप बंधक के रूप में रख रहे हैं उसका मूल्यांकन अवश्य कराते हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य पहला हो गया क्रय और विक्रय के लिए, दूसरा हो गया बंधक रखते हैं तो उस समय मूल्यांकन की आवश्यकता हो। तीसरा इसमें है कर निर्धारण। अगर आपकी संपत्ति उस क्षेत्र में है, जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, विकास प्राधिकरण है, इनकी सीमा के अंतर्गत है, इनके क्षेत्र में है, तो आपको उसे संपत्ति का कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स देने के लिए सबसे पहला उस संपत्ति का मूल्यांकन कराया जाता है और मूल्यांकित धनराशि का कुछ प्रतिशत टैक्स के रूप में आपको वार्षिक धनराशि जो है आपको जमा करनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी संपत्ति का कर निर्धारण कराते हैं तो उस समय उस संपत्ति का मूल्यांकन कराना आवश्यक होता है। चौथा इसमें मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट यानी मानक किराया। कोई भी संपत्ति जब हम किराए के रूप में उसको देना चाहते हैं या कोई व्यक्ति किराए के रूप में उसको लेना चाहता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका मूल्यांकन होगा। जो मूल्यांकित धनराशि है उसका 6 से 10% के बीच में जो वहां का रेट चल रहा हो वो वार्षिक किराए के रूप में उस संपत्ति का प्राप्त करता है। तो जब हम किसी भी संपत्ति को किराए पर देना चाहते हो अथवा लेना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में किराए के निर्धारण के लिए संपत्ति का मूल्यांकन कराना आवश्यक होता है। क्लियर? इसी तरीके से अगला है अधिग्रहण। जब हम किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं, अधिग्रहण से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आपकी संपत्ति किसी जगह पर है, संपत्ति के रूप में आप भूमि मान लीजिए, वहां से एक सड़क का प्रस्ताव है कि यहाँ से एक सड़क निकाली जानी है और आपकी जमीन उस सड़क बनाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो सरकार क्या करेगी, आपकी जमीन को अधिग्रहित करेगी और उसके बदले में मुआवजे के रूप में आपको कुछ धनराशि प्रदान करेगी। तो अब मान लीजिए किसी की कृषि योग्य भूमि है और किसी की ऊसर जमीन है, तो दोनों का मुआवजा समान नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति का यानी जो भी हमारी जमीन है उसका सबसे पहले मूल्यांकन और मूल्यांकित धनराशि के आधार पर ही उनको मुआवजा दिया जाता है। तो यानी कि हम किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो अधिग्रहण करने के उपरांत उस संपत्ति का मुआवजा देना होता है। तो मुआवजा के लिए हमको मूल्यांकन कराने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मान लीजिए कि हम किसी प्रॉपर्टी का बीमा कराना चाहते हैं। बीमा कराना चाहते हैं तब क्या होगा, हमको उसका मूल्यांकन कराना होगा। जो उसकी कॉस्ट होगी तो उसके हिसाब से ही उसका प्रीमियम निर्धारित होता है। संपत्ति की कॉस्ट जितनी भी होगी, जो वैल्यू उसकी होगी, उसी के आधार पर प्रीमियम की जो है अमाउंट निर्धारित होता है। तो जब हम किसी भी संपत्ति का बीमा कराते हैं तो हमें उसके प्रीमियम के निर्धारण हेतु मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी संपत्ति का झगड़ा चल रहा है, उसका बंटवारा होना है, किसी संपत्ति का बंटवारा किया जाना है, तब क्या होगा, तो भी उसका मूल्यांकन कराना होता है, जिससे कि जिनके बीच में बंटवारा होना है उसकी जो वर्तमान कीमत है उसके हिसाब से उसको बराबर बांटा जा सके। तो किसी संपत्ति के बंटवारे करने के लिए भी उसका जो है मूल्यांकन कराना आवश्यक होता है। इसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, तो क्या होता है, सरकार जिनका नुकसान होता है उनको मुआवजे के रूप में धनराशि देती। तो उस क्षेत्र में जो भी हमारी संपत्ति है तब उसका मूल्यांकन कराना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से मूल्यांकन के ये हमने मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो हमने इसके बता दिए, पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से आप समझिए मूल्यांकन क्यों कराना होता है।
क्लियर? इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, इसका सिद्धांत क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य सिद्धांत है ये डिमांड एंड सप्लाई। जो वैल्यूएशन है उसका प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी संपत्ति की डिमांड ज्यादा है और खरीदने वालों की संख्या कम है तो क्या होगा? यानी डिमांड ज्यादा है और आपूर्ति कम है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, और अगर डिमांड कम है आपूर्ति ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा होगी, कम होगी? समझ रहे बात को? क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ये मेन इसका, ये हमारे प्रिंसिपल है। डिमांड अगर मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगी? इसकी कीमत, वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो क्या होगा? उसकी कीमत कम होगी। तो इसी तरीके से कोई भी संपत्ति है, तो संपत्ति अगर हमारी ऐसी जगह पर है जिसको चाहने वाले कई लोग हैं और संपत्ति सीमित है तो ऐसी स्थिति में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा जो मेन इसका जो सिद्धांत है वो मांग एवं आपूर्ति है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया, संरचनात्मक सामग्री, वो और स्थल विशेष पर निर्भर करती है। कोई भी संपत्ति इन तीन चीजों पे, एक तो हमारी होगी वर्तमान की पोजीशन क्या है उसकी, दूसरी संरचनात्मक सामग्री, और तीसरी कि किस स्थान पर है। जैसे मान लीजिए एक आपने बहुत बढ़िया जो है संपत्ति तैयार, मकान मान लीजिए आपने उसको तैयार किया, एक गांव में तैयार करिए और एक शहर में तैयार करिए, दोनों में निर्माण लागत बराबर आई है। कुछ साल बाद अगर आप इस संपत्ति को बेचना चाहते हो तो आप खुद ही महसूस करेंगे तो उस समय जो गांव में संपत्ति है उसकी कीमत कम होगी और शहर में जो संपत्ति है वो ज्यादा होगी। या कह लीजिए अगर हाईवे पे है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और छोटी सी गली में है तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से ये हमारी स्थिति, संरचनात्मक सामग्री और किस विशेष स्थान पर है इस पर भी निर्भर करता है। इसके बाद में संपत्ति का वर्तमान और भविष्य में उपयोग, यानी हम किस पर्पज के लिए ही ये संपत्ति है इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे किस रूप में इस्तेमाल करेंगे, इस पर भी इसकी मूल्यांकन वैल्यू निर्भर करती है। क्लियर? इसके अतिरिक्त है मूल्यांकन जो है, हम ऐसा नहीं है कि हमने अंदाज लगाया और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सांख्यिकी विधि यानी ऐसा तैयार करेंगे कि अगर कोई उसके मूल्यांकन को चैलेंज करे तो हम उसको जो हमने मूल्यांकन किया है उसके प्रपत्र उसके सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो इस तरीके से ये हमारी कहलाते हैं प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। क्लियर है? तो सबसे पहले पर्पज ऑफ वैल्यूएशन और प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है तो आप इसके आधार पर अपना लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि वैल्यूएशन में इस्तेमाल होते हैं, इनके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। टर्म्स यूज्ड इन वैल्यूएशन, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिए ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम किसे कहेंगे?
यानी किसी भी संपत्ति से एक वर्ष में समस्त स्रोतों से होने वाली आय, ये हमारी या सकल आय, इसको हम कहते हैं ग्रॉस इनकम। जैसे मान लीजिए कि एक मकान है और हमने उसको किराए पे उठा दिया, तो उस संपत्ति से एक साल में जितना भी किराया प्राप्त हुआ उसको हम कहेंगे उस संपत्ति की सकल आय या ग्रॉस इनकम। यदि संपत्ति से सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय, उसको हम कहेंगे ग्रॉस इनकम। दूसरा टर्म आता है आउटगोइंग। ठीक है, आउटगोइंग को हिंदी में कहते हैं संभावित खर्चे। संभावित खर्चे का मतलब है किसी भी संपत्ति को बनाए रखने के लिए उस पर होने वाले जो खर्च है, व्यय है, ये संभावित खर्चे कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए संपत्ति में हमारी बिल्डिंग है और ये शहरी क्षेत्र में है, जहां पर नगर निगम या कोई विकास प्राधिकरण जो है उसकी परिधि में आती है। तो हमें सबसे पहला कि जो हम संपत्ति जिस क्षेत्र में है उसमें कितना टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स पर खर्च होने वाली धनराशि। दूसरा, हमने इसकी जो मरम्मत इत्यादि कराते हैं, सालाना मरम्मत हो तो उसमें कितनी धनराशि व्यय हो रही है। अगर हमने किसी संपत्ति को लोन लेकर के बनाया है तो लोन के रूप में हम कितनी धनराशि जमा कर रहे हैं। तो ये सारी इस प्रकार से जो भी खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को हम कहते हैं आउटगोइंग्स। क्लियर, वो खर्चे कहलाते हैं आउटगोइंग्स। अब इसके बाद आता है नेट इनकम। नेट इनकम, नेट इनकम यानी किसी भी संपत्ति से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग इज इक्वल टू नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग। ठीक है, जैसे हमने किसी संपत्ति को 5,000 रुपए महीने पे उठाया तो एक साल में हमको 12 पंचे 60,000 रुपए प्राप्त हुए, तो ये कहलाएगी हमारी ग्रॉस इनकम 60,000 रुपए। अब हमने इसके सालाना पुताई में 10,000 रुपए खर्च कर दिए, टैक्स में हमने 2,000 रुपए जमा कर दिए, लोन लेके हमने जो लिया है साल भर में उसमें हमने 20,000 रुपए खर्च कर दिए। तो इस तरीके से 20, 10, 30, 2, 22,000 रुपए हमने इसमें सालाना खर्च कर दिए। बचे कितने, 60,000 में से 22,000 घटा दिए, तो जो अमाउंट आया ये हमारी नेट इनकम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनकी वैल्यूएशन करते समय इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में एन्युटी। वार्षिकी, वार्षिकी किसको कहते हैं, यानी किसी भी संपत्ति की लागत, लागत का मतलब उसकी जो कॉस्ट है उसका समयबद्ध तरीके से जो हम किस्तों की भुगतान एक साल में करते हैं। किसी भी संपत्ति की जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम एक नियमित समय अंतराल पर, जैसे सालाना कह लीजिए, छमाही कह लीजिए, तो एक साल में जितनी हम धनराशि जमा करते हैं उस धनराशि भुगतान की गई धनराशि को हम वार्षिकी कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में किया गया भुगतान। जैसे मान लीजिए कि हमारी किसी संपत्ति की कॉस्ट जो है ये 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, तो
अब हमको इसको जमा करना है। हम मान लीजिए 12,000 रुपए, 1,000 रुपए महीने से कह लीजिए, 1,000 रुपए महीने कह लीजिए, या 12,000 रुपए साल कह लीजिए, या 6,000 रुपए फिर छमाही कह लीजिए। यानी कुल मिलाकर के हम एक साल में जो भी भुगतान करते हैं उसको हम वार्षिकी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मीन्स बाजार मूल्य। यानी अगर हम किसी भी संपत्ति को खुले बाजार में रखें और उस संपत्ति का जो भी अधिकतम मूल्य प्राप्त हो उसको हम कहेंगे बाजार मूल्य। ये बाजार मूल्य संपत्ति की मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलता रहता है। आज डिमांड ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डिमांड कम हो गई तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो मार्केट वैल्यू जो है किसी भी संपत्ति की बाजार में प्राप्त अधिकतम जो हमारी वैल्यू है, मूल्य है, वो बाजार मूल्य कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट, अभी जो कॉस्ट बताया था, अब इसमें जो वैल्यूएशन है इसमें कॉस्ट किसको कहेंगे? कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए हम किसी भी संपत्ति को खरीदना चाह रहे हैं, अभी तो बताया था संपत्ति पे होने वाली जो कुल व्यय है उसको हमने कॉस्ट बताया। अब हमने वाली कोई संपत्ति हम सेकेंड हैंड ले रहे हैं, कोई मकान पहले से बना हुआ है, हम उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो जो हमको मकान मिलेगा वो हमको मिलेगा मार्केट वैल्यू के अनुसार। ठीक है। जो भी संपत्ति होगी वो हमारी मार्केट वैल्यू उसकी क्या है उसके अनुसार मिलेगी। जब हम संपत्ति को खरीदेंगे तो हमको उसके कागज तैयार करने के लिए, रजिस्ट्री इत्यादि कराने के लिए स्टैंप ड्यूटी ये पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमने उसका जो कब्जा लेना है तो कब्जा लेते समय कुछ धनराशि जमा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए हमने संपत्ति को खरीदने के लिए किसी एजेंट का इस्तेमाल किया है, दलाल का इस्तेमाल किया है, तो उसकी भी फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जितना भी हमको धनराशि व्यय करनी पड़ी वो उस संपत्ति की कॉस्ट कहलाएगी। अगर कोई भी संपत्ति हम नए सिरे से तैयार करते हैं, अपनी जमीन लेकर के मकान बनवाते हैं, तो उसको खुदाई से लेकर के फिनिशिंग तक जितना भी खर्च आया वो हमारी कॉस्ट कहलाएगी। तो ये हमने कॉस्ट बताई संपत्ति की जो कि पहले से निर्मित है और हम उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट मिलेगी हमको मार्केट वैल्यू। फिर उसके लिए स्टैंप ड्यूटी, फिर हम अगर उसको अधिग्रहित करने के लिए उसका व्यय। इसके अलावा अगर किसी एजेंट को हमने इस्तेमाल किया है संपत्ति खरीदने के लिए तो उसके लिए एजेंट का जो खर्चा है वो। तो ये सभी का योग जो है ये कॉस्ट कहलाए। ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, इसके अलावा कंफ्यूज होता है डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। तो देखिए कोई भी संपत्ति अगर हम उसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक तो मौसम का प्रभाव, दूसरा लगातार इस्तेमाल करना, और इसके बाद जैसे जैसे उसकी आयु बीतती जाती है तो उससे क्या होता है उसके मूल्य में कमी आती है और इस कमी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। निरंतर उपयोग करने के कारण, जीवन काल धीरे धीरे समाप्त होने के कारण, मौसम के प्रभाव के कारण, तो उसमें कुछ ना कुछ मूल्य में उसकी प्रतिवर्ष कमी होती रहती है जिसको कि हम मूल्य ह्रास कहते हैं या डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके बाद में आती है बुक वैल्यू।
तो बुक वैल्यू का मतलब ये देखिए, सबसे पहले तो आती है कॉस्ट। कॉस्ट में हम लिख दे ओरिजिनल कॉस्ट। किसी भी संपत्ति की जो निर्माण करने में या खरीदने में जो भी लागत आई उसको हमने कहा ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट, अब पता चला ये संपत्ति आज हमने खरीदी, मान लीजिए इसकी कॉस्ट होगी 2 लाख रुपए। 5 साल के बाद, ठीक है, अब इसमें डेप्रिसिएशन हो गया 20,000 रुपए, मूल ह्रास इसका हो गया 20,000 रुपए। तो इसकी वैल्यू कितनी बची? 1,80,000। तो ये जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का मतलब है किसी भी संपत्ति का बही खाते में दर्ज मूल्य, ये बही खाता मूल्य कहलाता है। और बही खाता मूल्य हमेशा संपत्ति की जो मूल लागत है उसमें से मूल ह्रास घटाने के पश्चात ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारी बुक वैल्यू जो है प्रत्येक साल डेप्रिसिएटेड कॉस्ट घटाने के बाद में ये घटती चली जाती है। जब किसी संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाता है, जीवन काल समाप्त होने का तात्पर्य है कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग की लाइफ मान लो 80 साल है, तो आज इसकी कीमत बनाने में कितनी लगी? 50 लाख रुपए। और 80 साल बाद धीरे 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 इसकी डेप्रिसिएशन होता जाएगा और लास्ट में क्या होगा? वो खंडर हो गया, रहने के लिए जो नहीं बचा, तो उसको हम कहेंगे इसका जीवन काल समाप्त हो गया, ठीक है। तो जीवन काल समाप्त होने के कारण इसमें जो क्या हुआ? मूल का ह्रास हुआ ओरिजिनल कॉस्ट में से, तो ये बची हमारी बुक वैल्यू। तो लास्ट में जो वैल्यू बचती है जब जीवन काल समाप्त हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। तब हम उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। देखिए तब समझिए सैल्वेज वैल्यू किसे कहेंगे? सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब ये है कि किसी भी संपत्ति का जीवन काल समाप्त होना या उपयोगिता अवधि के समाप्त होने के उपरांत, यानी वो उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम बेचेंगे। किसमें बेचेंगे? कबाड़ के रूप में। तो सैल्वेज वैल्यू की हिंदी है कबाड़ मूल्य। इसकी वैल्यू कहते हैं कबाड़ मूल्य। और दूसरी वैल्यू कहलाती स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, मलबे का मूल्य। इन दोनों में डिफरेंस अभी बता देते हैं। सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, ये दोनों वैल्यू संपत्ति के उपयोग काल के समाप्त होने के पश्चात उसका बुक वैल्यू है, ठीक है। तो ये हम स्क्रैप वैल्यू कहें या सैल्वेज वैल्यू कहें, दोनों का मतलब एक ही है। सैल्वेज वैल्यू यानी हम उस संपत्ति का, किसी भी संपत्ति का जीवन काल समाप्त होने के उपरांत